हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम करेंगे 7th क्लास की हमारा पर्यावरण बुक का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है पर्यावरण। वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक बार इस लेसन के अभ्यास के क्वेश्चन पढ़ लें ताकि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको उनके आंसर समझ आ जाएंगे। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। लेसन का नाम है पर्यावरण। पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है पड़ोस। तो पर्यावरण किसे कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पड़ोस में पाई जाने वाली चीज़ों को पर्यावरण कहते हैं। इसको समझने के लिए आप अपने चारों तरफ देखें, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वही पर्यावरण है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने आसपास जो कुछ भी देखा, चाहे उसमें सड़क है, भवन है या पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। जैसे कि आप कक्षा में बैठते हो तो आपके चारों तरफ बच्चे होते हैं, कमरा है और कुर्सी, मेज, बोर्ड आदि है, तो ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। या आप खुले मैदान में खड़े हैं, आपके सिर के ऊपर जो खुला आसमान है ये भी पर्यावरण का अंग है। अब आप ये सोचेंगे कि क्या ये पर्यावरण हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं, ये हमेशा बदलता रहता है और ये हमारी ज़रूरतों के कारण बदलता है। क्योंकि हमारी ज़रूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसलिए पर्यावरण भी तेज़ी से बदलता जा रहा है। जैसे कि मान लो आपके पड़ोस में कभी कोई खाली जगह होती थी कुछ समय पहले, लेकिन आज वहाँ इमारतें बन गई हैं या किसी के घर बन गए हैं, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो खाली जगह होती थी कभी, वहाँ पर आज इमारतें बन गई हैं। इस तरह से पर्यावरण में बदलाव आ गया है। अब हम ये देखेंगे कि ये पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक प्रकृति के द्वारा बनाया गया और दूसरा मनुष्य के द्वारा बनाया गया। प्रकृति के द्वारा बनाए गए पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, झील, तालाब आदि। इनको हम स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल भी कहते हैं। और जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए पर्यावरण के अंग हैं उनमें भवन सबसे पहले आएंगे, जैसे इमारतें होती हैं, और सड़कें, पुल, पार्क और उद्योग आदि आते हैं। ये सभी मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन ये भी पर्यावरण के अंग हैं। इस तरह से पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं उनमें से कुछ प्रकृति के द्वारा बनाई गई होती हैं और कुछ मनुष्य के द्वारा बनाई हुई होती हैं। अब हम बात करेंगे पर्यावरण के घटक की। पर्यावरण के घटक 3 तरह के होते हैं। 2 तो वही हैं जिनकी अभी हमने बात की है कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, और तीसरा मनुष्य स्वयं भी पर्यावरण का अंग है, ये भी पर्यावरण का घटक है। अब हम पर्यावरण के इन घटकों की अलग अलग से बात करेंगे। जैसे हमने प्राकृतिक में जलमंडल, जैव मंडल, वायुमंडल की बात की थी, तो इन सब को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं। इनको प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, क्योंकि ये चीजें प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, किसी मनुष्य ने नहीं बनाई हैं। इनके अंतर्गत ही स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल और जैव मंडल भी आ जाते हैं। अब इनको अलग अलग समझेंगे कि स्थलमंडल क्या होता है। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाली परत को स्थलमंडल कहते हैं और ये परत ठोस होती है और कठोर होती है और इसके अंदर चट्टानें और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और इनके ऊपर मिट्टी की एक पतली सी परत ढकी हुई होती है। जैसे आपने पहाड़, पठार, मैदान, घाटी ऐसी चीजें देखी होंगी, तो ये स्थलमंडल के ही उदाहरण है। इनको ही स्थलमंडल कहते हैं और इनकी आकृति अलग अलग तरह की होती है। जैसे पहाड़ की आकृति अलग है और तालाब की आकृति अलग है या घाटियों की आकृति अलग है।
यानी कि पृथ्वी की ऊपर वाली परत को स्थलमंडल कहते हैं। अब हम बात करेंगे जलमंडल की। पृथ्वी के ऊपर नदी, झील, समुद्र, महासागर, जल वाली चीजें पाई जाती हैं। इन जलाशयों को ही जलमंडल कहते हैं, यानी कि जहाँ पर जल होता है वह जलमंडल कहलाता है। तीसरा है वायुमंडल। आपके सिर के ऊपर जो खुला आसमान दिखाई देता है यही वायुमंडल होता है। ये वायुमंडल आपके चारों तरफ भी पाया जाता है और इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं। इस वायुमंडल से ही आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है और इसके द्वारा ही आप जिंदा रहते हैं। वायुमंडल के अंदर धूल कण और जलवाष्प भी होते हैं जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाते हैं। अगर वायुमंडल में ये चीजें ना होती तो सूर्य की गर्मी से पूरी मनुष्य जाति ही झुलस जाती, यानी कि संसार में कोई जीवित प्राणी ना होता और ना ही पेड़ पौधे होते और ना ही कोई जीव जंतु होते। तो वायुमंडल हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमें सूर्य की गर्मी से बचाता है। और यह आसमान में कैसे टिका हुआ है इसको भी समझे। ये धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक स्थान पर टिका हुआ है। अगला है जैवमंडल। जैवमंडल किसे कहते हैं? संसार के अंदर जो भी जीवित प्राणी हैं, जैसे मनुष्य, जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं, इन सभी को मिलाकर जैवमंडल बनता है। इस तरह हमने देखा कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को मिलाकर ही इस संसार के अंदर जीवन संभव होता है, क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए इन सभी मंडलों की जरूरत पड़ती है। जैसे वायुमंडल की हमने बात की कि वायुमंडल से सांस लेते हैं, और जलमंडल भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जलमंडल से हमें पीने के लिए जल मिलता है और जल के बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह स्थलमंडल, स्थलमंडल से हमें भोजन मिलता है और रहने के लिए घर बनाते हैं। स्थलमंडल के बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। आगे हम बात करेंगे पारितंत्र की। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र की परिभाषा है कि ये एक ऐसा तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ क्रियाएं करते हैं, परस्पर क्रियाएं करते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, किसी से कुछ लेना और किसी को कुछ देना। जैसे हमने पर्यावरण की बात की थी कि पर्यावरण से हम ऑक्सीजन लेते हैं और इसके बदले में हम सांस के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पर्यावरण को देते हैं। तो यहाँ पर हमारी लेने और देने की क्रियाएं हैं और हमारा एक दूसरे के साथ संबंध भी है कि हम ले भी रहे हैं और हम दे भी रहे हैं। इसी तरह हम पशुओं के साथ भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी हमारा संबंध है कि हम पशुओं से भी दूध आदि लेते हैं और उनको संभालते हैं। इन परस्पर क्रियाओं को ही पारितंत्र कहते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। इसके अलावा पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ भी परस्पर क्रिया करते हैं। यानी कि इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लो जिस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है तो वहाँ पर अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, और जहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है तो वहाँ पर अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। दोनों जगह के अलग अलग होते हैं। इसलिए होता है क्योंकि जानवरों का या पेड़ पौधों का उस पर्यावरण की भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के साथ संबंध होता है, और ये संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। आगे हम बात करेंगे मानवीय पर्यावरण की। ये तो आप जानते ही हैं कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ घनिष्ठ संबंध होता है और मनुष्य मनुष्य के ऊपर निर्भर रहता है, इसलिए ये भी एक पारितंत्र कहलाता है। और मनुष्य पर्यावरण का अंग भी है, और जैसे जैसे मनुष्य की जरूरतें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे पर्यावरण भी बदलता जाता है। उदाहरण के लिए हम आदि मानव को लेते हैं कि जब पहले आदि मानव था तो आदि मानव को ना तो रहने के लिए घर चाहिए होता था और ना ही वो भोजन पकाकर खाता था शुरू में, तो उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। तो उस समय का पर्यावरण भी कुछ अलग तरह का था।
लेकिन जैसे ही उसने आग का आविष्कार किया या पहिए का आविष्कार किया तो उसकी जरूरतें बढ़ने लगी और उसने मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया था और एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया था। इसके बाद वो खेती भी करने लगा था और पशुओं को भी पालने लगा था। तो जैसे जैसे उसकी जरूरतें बढ़ती गई, पर्यावरण भी बदलता गया और कुछ समय के बाद तो मनुष्य ने उद्योग बनाने शुरू कर दिए, ज्यादा से ज्यादा इमारतें बनानी शुरू कर दी और यातायात भी शुरू कर दिया, चीजों को बेचना भी शुरू कर दिया, जिसके लिए सड़कें बनाई गई, रेल आदि चलाई गई और संचार के साधनों का भी विकास हुआ। इस तरह से पर्यावरण तेजी से बदलने लगा और लोगों का विकास होने लगा। ये बदलाव साफ देखने में आता है क्योंकि आदि मानव की शुरू में कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी जरूरतें बढ़ने लगी और वो वस्तु विनिमय के द्वारा अपना काम चलाने लगा। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है कि वो एक दूसरे को वस्तुओं की अदल बदल कर लेते थे। मान लीजिए किसी के पास गेहूं है और दूसरे व्यक्ति के पास चावल है, तो जिसके पास गेहूं है उसको चावल चाहिए होते हैं और जिसके पास चावल है उसे गेहूं चाहिए होती है, तो वो अपनी गेहूं दे देते हैं और दूसरे से चावल ले लेते हैं। तो इस तरह वस्तुओं की अदला बदली कर लेते हैं। इसको ही वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। लेकिन जब लोगों का विकास हो गया तो उन्होंने पैसों के द्वारा लेन देन शुरू कर दिया, यानी पैसे देकर चीज को मोल खरीदने लगे। तो ये भी एक पर्यावरण का बदलाव है। दूसरा, मनुष्य पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश करता है। जैसे हम गर्मियों में तरबूज खाते हैं और सर्दियों में मूंगफली खाते हैं, तो ये पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए करते हैं। इस लेसन को पढ़कर हम ये तो समझ गए कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मनुष्य इसको लगातार प्रदूषित कर रहा है। जैसे लोगों ने कारखाने बनाए तो कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है वो नदियों में छोड़ दिया जाता है और जिससे नदी का पानी गंदा हो जाता है, वो सिंचाई करने के भी काम नहीं आता और अनेक बीमारियों का घर हो जाता है। इसी तरह जो कारखाने से धुआं निकलता है वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है और जिस गैस को हम सांस के द्वारा लेते हैं वो भी खराब हो जाती है और पर्यावरण के प्रदूषित हो जाने से भी हमें अनेक तरह की बीमारियां लगती हैं। इस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित करने की जिम्मेवार मनुष्य स्वयं है, क्योंकि मनुष्य ने ही उसे प्रदूषित किया है। इसके महत्व को जानते हुए भी मनुष्य लापरवाही करता है। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना घोषित किया है, ताकि इस दिन लोगों को जागरूक कर सकें कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको ये लेसन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाएं। ऑल द बेस्ट।